नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 2025 में क्या होगा इसको हम साल 2024 में ही सेटल कर देंगे। आपको मालूम है कि ये बातें कही है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। देखिए, आपको मालूम है कि उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहलवान भी अब मैदान में आ चुके हैं। तो इसी के साथ अब कई तरह के सवाल बने हुए। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस उपचुनाव में क्या होगा, कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किसको पटखनी देगा। देखिए, आपको बता दें कि इसी बीच बड़े बड़े खेल भी हो रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर सीधी बातचीत एक बार फिर से करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस उपचुनाव में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? नहीं, देखिए समरीन जी, प्रशांत किशोर की बात हम इस वीडियो में बाद में करेंगे जी। देखिए, उपचुनाव 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। बिल्कुल। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। इस वीडियो में आज हम विशेषकर रामगढ़ की बात करेंगे और बेलागंज की बात करेंगे और राजद की संभावनाओं को देखेंगे, क्योंकि बेलागंज में भी राजद चुनाव लड़ रहा है और रामगढ़ में भी चुनाव लड़ रहा है जी। तो देखिए, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत सिंह उम्मीदवार हैं और बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है और तेजस्वी यादव की भी परीक्षा होनी है। देखिए, ये दोनों सीटें पहले से आरजेडी की रही है। बिल्कुल जी। सुरेंद्र यादव जीते हुए थे, दोनों पर दबदबा है। हाँ, बिल्कुल जी। लेकिन जब दबदबा की बात आप करते हैं समरीन, तो इस बात को समझिए कि आरजेडी जिस आधार वोट के लिए जाना जाता है, यादव प्लस मुसलमान जी, एमवाई। लेकिन यह भी सच है कि देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव इस समीकरण के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन सब कुछ है यह नहीं कर सकते। ठीक है ना जी जी जी। कि जैसे वे हाँक देंगे वैसे ही सभी हका जाएंगे, यह आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। यह लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था, देख लिया। पूर्णिया में कहां हाँक पाए? बिल्कुल बिल्कुल। बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। रुपौली में, हाँ, रुपौली में क्या हुआ? रुपौली में क्या हुआ? बिल्कुल, उपचुनाव में जी जी जी। तो देखिए, हमने बेलागंज और रामगढ़ की बात जी। और देखिए, तेजस्वी यादव अपने परिवार से, लालू परिवार से भी इतर परिवारवाद के प्रयोग से क्यों नहीं हट पाते? क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही सब कुछ नहीं है, अब बहुत सारे तोप और गोप हैं जी। इसलिए बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट दिया गया, डॉक्टर विश्वनाथ यादव को जी जी। और देखिए, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, अजीत सिंह। हाँ, लेकिन रामगढ़ की जो सीट है वह किसी को भी अंतिम मत की गिनती तक सांस नहीं लेने देता है, सांस नहीं लेने देती है। 2020 में क्या हुआ था? जब सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, 200 से भी कम मतों के अंतर से चुनाव जीते थे जी जी। और देखिए, मुझे अच्छे से याद है जब मतगणना काउंटिंग चल रही थी जी जी, यदि ये सर्टिफिकेट लेकर निकल गए थे, यदि वहां थोड़ी देर और रुक गए होते तो शायद इनकी जीत भी रद्द हो जाती। जीत रद्द हो जाती, क्योंकि देखिए, फिर जब ये बाहर निकल गए थे तो अनाउंसमेंट से इनको तलाशा जा रहा था। अच्छा, अब यह समझ गए थे कि कुछ खेला होने वाला है, इसलिए गए नहीं। ठीक है, समझदारी दिखा जी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? बिल्कुल। और क्यों तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती है? देखिए, यदि तेजस्वी यादव और लालू यादव ही सब कुछ हैं, तो रामगढ़ में यादवों को, सभी यादवों को आरजेडी के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं रहा है। प्रशांत किशोर जो कल कह रहे थे कि जगदानंद सिंह के बेटे जी तीसरे या चौथे स्थान पर रहेंगे जी, इसी रणनीति और इसी समीकरण के हिसाब से कह रहे थे। अब देखिए, 2020 में क्या हुआ था जी। सुधाकर सिंह 58,083 मत लाकर चुनाव जीते थे। ठीक है। और अंबिका यादव, देखिए, रामगढ़ में बसपा है लेकिन बसपा सिर्फ दलित मतों से नहीं है, उसके साथ यादव मतों का तड़का है। अच्छा जी, यादव मतों का भी तड़का है। हाँ, यहाँ पर मजबूत तड़का है।
अच्छा। क्योंकि वहां राजपूत बनाम यादव भी है। जी जी ठीक है ना। हाँ। तो सुधाकर सिंह 58,083 मत लाकर जीते और अंबिका यादव 57,894 मत लाकर, मतलब 200 से भी कम मतों के अंतर से हार गए। तो अंबिका यादव बसपा को मिला मत सिर्फ दलितों का मत नहीं था, यादवों का भी मत था। इसलिए हमने कहा कि यादव सिर्फ लालू यादव की बात सुनते हैं, तेजस्वी यादव की बात सुनते हैं, ये बात नहीं है। जो लोकल छत्रप हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और 2020 के चुनाव में तीसरे उम्मीदवार अशोक सिंह, जो इस बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वे भी 56,000 मत ले आए थे। मतलब वे भी 2,000 मतों के अंतर से ही हारे थे। तो वहां तीनों उम्मीदवारों को, अब देखिए सुधाकर सिंह और अशोक सिंह के बीच राजपूत मतों का डिवीजन तो हुआ, बिल्कुल हुआ। इस बात को मानिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की परीक्षा है रामगढ़ में, क्योंकि इस बार अंबिका यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके भतीजे सतीश यादव चुनाव मैदान में आ गए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जगदानंद सिंह के बेटे यदि परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं तो अंबिका यादव के भतीजे भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो यादव मत क्या राजद को प्राप्त होगा? यदि राजद को प्राप्त नहीं होता है, सतीश यादव के साथ जाता है, तो फिर वही जो हमने कहा ना कि अंतिम सांस, अंतिम मत की गिनती तक सांसें अटकी रहेगी। बिल्कुल। और इस बात को भी समझिए कि देखिए जगदानंद फैमिली के लिए रामगढ़ की सीट कभी कंफर्टेबल सीट नहीं रही है। जब वह जीतते रहे हैं खुद, तो छोड़ दीजिए 2015 में क्या हुआ था। हाँ। चुनावी इतिहास को भी समझना आवश्यक है। जी बिल्कुल। अशोक सिंह जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वह चुनाव जीत गए थे 57,501 मत लाकर। ठीक है। और देखिए उस चुनाव में आरजेडी वाले अंबिका यादव, उस चुनाव में बसपा के अंबिका यादव नहीं थे, आरजेडी वाले अंबिका यादव। इसलिए आरजेडी का जो कैडर है, 2020 में जब अंबिका यादव को टिकट नहीं दिया, आरजेडी ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को दे दिया, तो अंबिका यादव ने बसपा का, हाँ, तो इसलिए हमने यह कहा कि यादव यह मानते हैं कि हम लालू तेजस्वी के गुलाम नहीं है, हम इतर राजनीति भी कर सकते हैं। तो अंबिका यादव को 2015 में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर 49,400 मत आए थे। और देखिए 2020 में उन्हें 57,894 मत आ गए। यदि आरजेडी की ताकत से अंबिका यादव थे, तो बसपा उम्मीदवार की हैसियत से उनका मत कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, जो कि हुआ नहीं, और बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। और हमने कहा ना वहां बसपा है। 2015 में प्रमोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह बसपा के उम्मीदवार थे, जो 35,796 मत लाए थे। अब देखिए 2010 में अंबिका यादव चुनाव जीत गए थे, ठीक है ना, और अशोक सिंह तब इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, जो हारे थे। ठीक है जी। वहां सब इधर उधर होते रहता है जी। तो उन्हें देखिए अंबिका यादव को 30,787 मत, ठीक है, और अशोक सिंह इंडिपेंडेंट को 27,809 मत। और आपको पता है सुधाकर सिंह जी बीजेपी के उम्मीदवार थे। सुधाकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। जगदानंद सिंह पिताजी आरजेडी में थे, और बेटे सुधाकर सिंह जो कि अब राजद के सांसद हैं। हाँ, राजद के सांसद हैं जी, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो इधर उधर होता रहता है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा, अब देखिए प्रशांत किशोर ने क्या खेला कर दिया। वहां सुशील कुशवाहा 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े हैं बसपा से 80,000 अकेले 80,000 मत लाए थे। और आपने देखा कि सासाराम वाले जो मनोज राम चुनाव जीते हैं, वह 2019 में बसपा से लड़े थे, 1 लाख मत लाए थे, और 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर चुनाव जीत गए। बिल्कुल। तो सुशील कुशवाहा अब इस उपचुनाव में देखिए इसके समीकरण को समझिए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, एक तो सुरक्षित है जी, इमामगंज, बिल्कुल, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। बेलागंज में जेडीयू ने 2020 में अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। हाँ। इस बार जेडीयू ने भी मनोरमा देवी को, क्योंकि वहां बाघ के सामने बकरी को नहीं लड़ा सकते थे। बिल्कुल जी। तो बात यह हुई कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई हो। हाँ। एक तरफ से
पत्नी, मनोरमा देवी, हाँ, और एक तरफ से बेटा। जी हाँ, जी, तो ठीक है ना। हाँ। तो कुशवाहा का टिकट कट गया। तो आपको बेलागंज में ध्यान रखना होगा कि कुशवाहा किधर जा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का चल गया था, तेजस्वी यादव का कुशवाहा का चल गया था और अभय कुशवाहा अब आरजेडी के सांसद हैं। बिल्कुल। तो क्या अभय कुशवाहा इम्पैक्ट होगा वहां पर, टर्नअप करा पाएंगे विश्वनाथ यादव के पक्ष में? जी जी, क्या जेडीयू को दंड मिल जाएगा? बिल्कुल। या फिर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो लव कुश वोटों के जनक है, समीकरण के जनक, बिल्कुल जी, वे सलामत रखकर मनोरमा देवी को बिल्कुल वोट दिलवा पाते हैं जी। यह भी समझने की बात हो, समझने की बात, कुशवाहा मतों की, बिल्कुल जी, ठीक है ना जी। और फिर देखिए मुसलमान मतों का खेला भी होगा। जब हमने कल भी कहा था आपके साथ बातचीत में जी कि जब यादव होगा तो मुसलमान कहेंगे खिलाफत हो जाएगा। और देखिए अब ओवैसी की पार्टी में जी एमआईएम ने भी उम्मीदवार उतार दिया। देखिए मोहम्मद जामीन अली प्रत्याशी बनाए गए हैं बेलागंज से। अब ये कितनी छाप छोड़ेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए ओवैसी की पार्टी को मान लिया जाता है कि इनके पास तो सिर्फ मुसलमान मत है और मुसलमान मत से सिर्फ कोई बेलागंज में जीत नहीं सकता है और मुकाबले में भी नहीं रह सकता, लेकिन डैमेज तो कर सकता है। डैमेज कर सकता है, डैमेज आरजेडी को करेगा, बिल्कुल, और डैमेज करेगा जनसुराज को जी, जनसुराज को, ठीक है, जनसुराज और आरजेडी दोनों को करेगा। तब मनोरमा देवी की स्थिति अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए देखिए जिस तरीके से पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने मत नहीं दिया तेजस्वी के उम्मीदवार को, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में मुसलमानों ने मत नहीं दिया बीमा भारती को, तो तेजस्वी यादव को इस अग्नि परीक्षा से भी गुजरना होगा कि बेलागंज के मुसलमान जनसुराज के प्रोफेसर खिलाफत हुसैन बाकी जो बातें कह लीजिए, लेकिन खिलाफत हुसैन के बारे में यह तो नहीं कह सकते हैं ना कि नालायक आदमी है, बिल्कुल नहीं, परिवार वाले हैं, बिल्कुल नहीं जी, ठीक है, ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ये इल्जाम नहीं लगाया, ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुकाबला कर पाएंगे, राजनीति कर पाएंगे, तिक्रम कर पाएंगे, के सामने कहां टिकेंगे, आप ये भी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं जी। और देखिए कल प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, जब प्रशांत किशोर तरारी में मीडिया से संवाद कर रहे थे या वहां बैठक में, तो उन्होंने क्या कहा जी, देखिए उस गणित और रणनीति को भी समझिएगा। फिर हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर इस चुनाव में उपचुनाव में क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल समझे ना जी। लेकिन उन्होंने क्या अपने कार्यकर्ताओं को कहा, क्या टिप्स दिए जी, 10 में 4 आदमी से बात करना, बस चार आ गए तो हम जीत गए, 4 आ गए तो हम जीत गए, देखिए तो आप कहेंगे 6 तो खिलाफ चले गए, तो 6 तो बट गए ना, बट गए ना। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि चुनाव अंतिम 10 दिन में बदलता है। तीसरी बात जो हम लोग कह रहे थे कि जनसुराज को वोट देने वाले खामोश मतदाता होंगे, साइलेंट वोटर्स। देखिए उन्होंने उदाहरण कैसे दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए भले आदमी की पहचान जी, शरीफ आदमी की पहचान जी, इन्हें पहचानने में वक्त लगता है, बिल्कुल। और समझाया कैसे कि एक ट्रेन का डिब्बा है जी जी, उसमें 75 लोग सोए हुए हैं, कोई नहीं जानता है कौन है, एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है जी, कौन कहां उतरेगा यह भी पता नहीं है, तब तक 2 लफुआ और बदमाश घुसता है ट्रेन में और हंगामा हो जाता है। तो जो लोग सो रहे थे एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, वे सभी उस लफुए को पहचान जाते हैं और बदमाश को पहचान जाते हैं, सब साथ आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए लफुआ बदमाश की पहचान ऐसे हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, बिल्कुल बहुत तेज हो जाती है जी। फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए अब लोग कह रहे हैं अब सारे सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम गंभीरता में आ गए, बिल्कुल, कि लोग जीते हुए लोग से या हारे हुए लोग से पहले से उनसे नहीं पूछते हैं कि कितनी नौकरी दी, बिल्कुल। जनरल एसके सिंह से लोग पूछ रहे थे, तो जनरल एसके सिंह सेना में भर्ती हुए जी, तो क्या वह अपने गांव वालों के लिए भ्रष्टाचार की गंगा खोल देते, बिल्कुल भ्रष्टाचार की गंगा खोल देते, और यदि भ्रष्टाचार की गंगा नहीं खोलते तो आर्मी में तो जो भर्ती होगी, देखिए जनरल एसके सिंह से आप गौरव महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल जी। आप भ्रष्टाचार की गंगा की कल्पना क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर ने स्वयं के बारे में भी कहा कि भाई मुझे ही कह लीजिए कि हाँ मुझसे लोग पूछेंगे आपने अपने गांव में कितने लोगों को नौकरी दे दी, आप इतने मैंने तो एक को भी नहीं दिया, मैंने तो एक को भी नहीं दिया, मैं तो यूनेस्को चला गया था, तो वहां हम किसको नौकरी दे देते? तो देखिए यह जो उपचुनाव है
इसमें तेजस्वी यादव की परीक्षा बेलागंज में और रामगढ़ में रामगढ़ में सांसें अटकी होगी, ठीक है ना। और इस बात की परीक्षा होगी, यदि वहां यादव एकजुट नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और देखिए लड़ाई किस तरीके से जी आप ही बता रही थी मुझे ऑफ द कैमरा बातचीत में, बिल्कुल जी, कि लोकसभा चुनाव में जो सुधाकर सिंह के लिए बिल्कुल स्ट्रेटजी बना रही टीम थी, उस टीम को रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी वालों ने अपने पक्ष में कर लिया है, यानी कि इधर या उनके साथ मतलब डील लॉक कर लिया है। तो सोचिए सुधाकर सिंह की रणनीति सब कुछ जानकारी में, बिल्कुल सारा डेटा का साथ है। क्योंकि बक्सर लोकसभा में ही तो रामगढ़ है, बिल्कुल जी, तो उनके कौन करीबी लोग नहीं। और अशोक सिंह के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि जब वह 2020 में चुनाव हार गए, तीसरे स्थान पर चले गए, 2015 में तो जीते हुए थे, उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। तो इसलिए रामगढ़ और बेलागंज में सुरेंद्र यादव की भी परीक्षा है और तेजस्वी यादव की भी परीक्षा, दोनों की परीक्षा, क्योंकि यदि यादव मत का डिवीजन हुआ तो वहां भी लड़ाई नुकसान हो जाएगा। वहां नुकसान हो जाएगा जी। और बिंदी यादव की पत्नी है मनोरमा देवी, रॉकी यादव बेटा है, बिल्कुल मां है। सुरेंद्र यादव के सामने कोई दूसरा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रॉकी यादव को आप डरा नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए यादव मत न बते तो कोई बात बनेगी, और यदि कहीं कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह बात है। इसलिए बिहार विधानसभा के उपचुनाव के जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसे समझने का अब तो हम लोग ग्राउंड जीरो पर चल ही रहे हैं, वहां भी क्या होगा यह भी बताएंगे, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि लड़ाई अब मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।